हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना सेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RBS ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में भी भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग और भाई क्या कहते हैं उसको, छायावादी युग, ये कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, जिसने नहीं देखी है प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे प्रगतिवाद। कई जगह है ना, प्रगतिवाद को छायावादोत्तर युग भी कहा जाता है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज प्रगतिवाद। तो चलिए आज इसके क्वेश्चन आंसर के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारा कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति कौन से में देखने को मिलती है, कौन से युग में? तो प्रगतिवादी युग में। ठीक है, तो ये चीज़ याद होनी चाहिए। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सन 1935 से आगे के कुछ वर्ष प्रगतिवाद युग के वर्ष हैं। अब देखो 1935 से आगे के कुछ वर्ष, यानी कि 1935 तक हमारा कौन सा युग था? 1935 तक था हमारा छायावादी युग। ठीक है, तो 1935 तक था हमारा छायावादी युग। उसके आगे के कुछ ही वर्ष, ये नहीं कि सारे ही, कुछ वर्ष प्रगतिवाद के, क्योंकि प्रगतिवाद के बाद हमारा प्रयोगवाद आता है, फिर उसके बाद नई कविता आती है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि 1935 से आगे के कुछ वर्ष जो है प्रगतिवाद युग के वर्ष हैं। ठीक है, प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है। तो जहाँ पे मार्क्सवादी दर्शन आ जाए या फिर मार्क्सवादी का नाम आ जाए ना, तो वहाँ पे आप प्रगतिवाद को लगाओगे, जिसमें वर्ग चेतना की प्रधानता है। ऐसा समझना चाहिए कि राजनीति में जो मार्क्सवाद है काव्य में, वही प्रगतिवाद है। ठीक है, राजनीति में जो मार्क्सवाद होता है काव्य में, वही क्या होता है? प्रगतिवाद होता है। प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्य संस्करण है। याद रखनी है ये लाइन कि जो प्रगतिवाद है वो मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है। शुद्ध प्रगतिवादी कवियों के नाम नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है, उसके बाद शिवमंगल सिंह सुमन और गजानन माधव मुक्तिबोध आदि हैं। प्रगतिवादी कविता पर जैसे मार्क्स का प्रभाव है, वैसे प्रयोगवादी कविता पर फ्रायड का है। देखो, जैसे प्रगतिवादी पर मार्क्स का, यानी प्रगतिवादी को हम मार्क्सवादी क्यों कहते हैं ना, तो मार्क्स का प्रभाव है। तो उसी प्रकार जो प्रयोगवादी है, ये हम प्रयोग में पढ़ेंगे, जब प्रयोगवाद पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे। उसमें इस प्रयोगवादी कविता पर किसका प्रभाव है? फ्रायड का है। ठीक है, प्रगतिवादी को साम्यवाद या साहित्य संस्करण भी कहा जाता है। तो अगर आपके सामने देखो प्रगतिवाद आ जाए, तो प्रगतिवाद में आप साम्यवाद, ठीक है, एक मिनट, साम्यवाद आ जाए तो भी आपका क्या होगा? तो भी आपका प्रगतिवाद होगा। मार्क्सवाद आ जाए तो भी हमारा क्या होगा? प्रगतिवाद होगा। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है। साम्यवाद कहा है ना कि वैसे प्रयोगवादी कविता पर फ्रायड, प्रगतिवाद साम्यवाद का साहित्य संस्करण कहा गया है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। अब देखो इसी से अकॉर्डिंग जो अभी हमने पढ़ा है कि प्रगतिवाद काव्य सृष्टि है, दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, व्यक्तिक यथार्थ और यथास्थितिवादी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वर्ग चेतना प्रधान। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखो ये क्या दिया गया है, वर्ग चेतना प्रधान की, हमें कहाँ से भाई, इसमें कहाँ बताया गया? तो देखो ये बताइए जिसमें वर्ग चेतना की प्रधानता है। ठीक है, तो मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर पता चलता है, प्रगतिवादी मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है, जिसमें वर्ग चेतना की प्रधानता है। तो आपको याद रखना है, वह यही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है यहाँ पे कि क्या कहा है कि प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। तो कौन सी काव्य सृष्टि है? दार्शनिक, व्यक्तिक यथार्थ, वर्ग चेतना का प्रधान या यथास्थितिवादी। तो अभी हमने क्या पढ़ा है? वर्ग चेतना प्रधान। ठीक है, तो एक एक चीज़ें हमें याद करके चलनी, जो इसकी एक्सप्लेनेशन होती है ना, वो तो ज़रूरी ही कर लेना। कोई भी एग्ज़ाम हो हमारा टीचिंग का, हिंदी जिसमें हिंदी साहित्य आता है, तो उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? क्या द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रगतिवादी ही पढ़ रहे हैं। तो द्वंद्वात्मक हो, भौतिक हो और विकासवाद हो, तो ये हमारा प्रगतिवाद का काव्य धारा का आधार है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। प्रगतिवाद का उदय छायावाद के समाप्ति काल में 1936 के आसपास सामाजिक चेतना के साथ आरंभ हुआ। यानी छायावाद का समाप्ति काल कौन सा था भाई? 1935 था। तो फिर उसके बाद 1936 के आसपास क्या हुआ? सामाजिक चेतना का आरंभ हुआ। यह मार्क्सवादी दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, देखो दिया गया ना, मार्क्सवादी का मतलब ही क्या है? द्वंद्वात्मक या भौतिकवाद के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चला। राजनीतिक दास्ता देश में एक और पूंजीवाद और सामंत की शोषक शक्तियों को प्रश्रय दे रही है, जो तो दूसरी ओर जनसामान्य के लिए भयावह गरीबी, अशिक्षा, असुविधा, अपमान की सृष्टि कर रही है। साहित्य भी इससे प्रभावित हुआ, जिससे प्रगतिवादी प्रगतिवादी साहित्य का आंदोलन आरंभ हुआ। वर्ष 1935 में एम फास्टर के सभापतित्व में पेरिस, लंदन में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन यानी प्रगतिशील लेखक संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। कब हुआ था? 1935 में, ठीक है। कहाँ हुआ था? पेरिस में। यहीं पर भारतीयों में से कुछ समाजवादी विचारधारा वालों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जिनमें मुल्कराज आनंद और सज्जाद जाहिर शामिल थे। तो देखो कौन कौन शामिल हैं? भारतीयों में से कुछ समाजवादी विचारधारा वालों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जिनमें मुल्कराज आनंद, सज्जाद जाहिर शामिल थे। वर्ष 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज के आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका क्या हुआ? प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रगतिवादी काव्यधारा में छायावाद की जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवादी वायवी काव्यधारा की प्रतिक्रिया भी निहित थी, ठीक है। तो कब? 1936 में। आप ये दो नाम जरूर याद रख लेना, सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश प्रगतिवाद का आधार है? रहस्यवाद, हारावाद, प्रगतिवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो कौन सा है भाई? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रगतिवाद का आधार हो जाएगा। रहस्यवाद मैंने आपको बताया था किसका आधार है? छायावाद का, ठीक है। तो रहस्यवाद हमारे छायावाद का आधार है, तो आपको याद रखना है रहस्यवाद। लेकिन आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हमारा डी हो जाएगा कि प्रगतिवाद जो है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का आधार है। अब देखो प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय, हिंदी भाषी प्रांतीय। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रगतिशील जो है ये लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय। अभी हमने पढ़ा है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो कि भाई प्रगतिशील लेखक संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन। तो कौन सी संस्था हो गई? अंतर्राष्ट्रीय संस्था। तो देखो हमने पढ़ा है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो किसने की थी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता? प्रेमचंद ने, नागार्जुन ने, राय हिमासुम राजा ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? प्रेमचंद जी पढ़ा था। तो देखो ऑप्शन देखते हैं, निराला जी या फिर प्रेमचंद जी। तो हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा भाई? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है प्रेमचंद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई? अब क्या पूछा इन्होंने? स्थापना पूछा। तो कब की गई भाई? 1936 में। मैंने आपको बताया था कि भाई 1935 में क्या हुआ था? छायावाद का उदय हुआ था, ठीक है। मतलब कि उसकी समाप्ति हुई थी छायावाद की, ठीक है। तो उसके बाद फिर किसका उदय हुआ? प्रगतिशील का हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। प्रगतिशील मतलब प्रगतिवाद का उदय हुआ था, ठीक है। तो उसी साल क्या हुआ? फिर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई। और कब की गई? 1936 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे। तो लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखो, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुल्कराज। तो कौन थे भाई? प्रेमचंद थे। ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है, ठीक है, तो आपने याद रखना है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी भाई? प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मुल्कराज एवं सज्जाद जहीर और नागार्जुन केदारनाथ। तो कौन सा हो गया था भाई? हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा था कि मुल्कराज व आनंद सज्जाद जहीर के प्रयासों से क्या हुई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने ये पढ़ा था, तो कहाँ पढ़ा था? देखो ये रहा कि भाई मुल्कराज क्या है, देखो, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जिनमें मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर शामिल थे। 1936 में सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। किसके प्रयासों से हुई थी? सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद, ठीक है, तो डॉक्टर मुल्कराज आनंद, इनके प्रयासों से हुई थी, ठीक है। इसकी अध्यक्षता मतलब कि कौन थे जिनकी अध्यक्षता में क्या हुआ था? इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो प्रेमचंद की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। तो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। ये कहता है कि प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? छायावादी, रोमानियत, पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव, उपयुक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि देखो छायावादी, रोमानियत, पलायनवादी प्रवृत्ति ये भी हैं, ठीक है। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? जब छायावाद फिनिश हुआ, छायावाद जो टॉपिक था हमारा फिनिश हुआ, उसके बाद ही तो प्रगतिशील का हुआ, फिर उसके बाद प्रगतिशील लेखक की संघ की स्थापना हुई, ठीक है। तो भाई ये भी क्या है? हमारे प्रगतिवाद में है। मार्क्सवादी प्रभाव तो है ही प्रगतिवाद का, तो उपयुक्त सभी तीनों ही क्या है? हमारे राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा गया है कि प्रगतिवादी के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है, यानी कि ऐसा कौन सा विचार है जो मान्य नहीं है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद, समाजवाद। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि है रूपवाद, ठीक है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या कहा गया है, देखो प्रगतिवाद के अंतर्गत यथार्थवाद, पदार्थवाद तथा समाजवाद शामिल है। कौन कौन से है भाई प्रगतिवाद के अंतर्गत? एक तो यथार्थवाद, फिर है पदार्थवाद और फिर है समाजवाद। ये तीनों ही क्या हैं? शामिल हैं। प्रगतिवाद के रूप संबंधी मत में चंद्रवली सिंह का मत है कि विचारधारा पर सही जोर देने के साथ ही प्रगतिवादी आंदोलन में काफ़ी बड़े पैमाने पर साहित्य के रूपगत पक्ष की उपेक्षा की प्रवृत्ति रही। क्या रही? कि विचारधारा पर सही जोर देने के साथ ही प्रगतिवादी आंदोलन में काफ़ी बड़े पैमाने पर साहित्य के रूपगत पक्ष की उपेक्षा की प्रवृत्ति रही। तो रूपगत पक्ष आपको याद रखना है, तो इसकी प्रवृत्ति रही, उपेक्षा की प्रवृत्ति रही। अतः स्पष्ट है कि प्रगतिवाद में रूपवाद शामिल नहीं है। तो क्या हुआ? रूपवाद पक्ष की क्या की गई? उपेक्षा की गई। अगर उपेक्षा कर दी मतलब कि वो प्रगतिवाद में शामिल नहीं है, तो शामिल कौन कौन से? यथार्थवाद है, पदार्थवाद है और समाजवाद है। तो रूपवाद शामिल नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा था? देखो हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा था कि प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है, जिसको मान्यता प्राप्त नहीं है, अमान्य है। तो देखो यथार्थवाद है, पदार्थवाद है, समाजवाद है, लेकिन रूपवाद नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही जो एक्सप्लेनेशन है ये पढ़ के अगर क्वेश्चन को करोगे तो बिल्कुल इजीली आप इसको कर पाओगे। अब देखो निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। अब प्रगतिवाद की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? धर्म, ईश्वर, व्यक्तिवाद में आस्था, सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषण वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर हमारा 1 राइट हो जाएगा, जो कि है धर्म, ईश्वर एवं व्यक्तिवाद में आस्था। तो इन्होंने क्या पूछा था? इन्होंने ये पूछा था कि भाई निम्नलिखित प्रवृत्ति में एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। तो धर्म, ईश्वर एवं व्यक्तिवाद में आस्था ये नहीं है, बाकी सारी हैं भाई। सामाजिकता का आग्रह भी है, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषण वर्ग के प्रति घृणा और
जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि भाई प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार है। देखो, प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध। ठीक है, प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध। सेकंड है मानवतावादी प्रवृत्ति। थर्ड है शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति। शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति। ठीक है, फिर है विद्रोह एवं क्रांति की भावना। क्या चीज़? विद्रोह एवं क्रांति की भावना। समाज का यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दर्शन में आलोक एवं सामाजिक चेतना एवं ईश्वर के प्रति अनास्था। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे राइट हो जाएंगे। ठीक है, राइट तो हो ही जाएंगे। एक बार हमें ये क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं में से आगे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो क्या है कि प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां जो हैं इस प्रकार। सबसे पहले प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध किया गया। मानवतावादी प्रवृत्ति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, समाज के यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना एवं ईश्वर के प्रति अनास्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है कि वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? वैद्यनाथ मिश्र वास्तविक नाम किसका था भाई? तो नागार्जुन, मुक्तिबोध, रघुवीर साय, धूमिल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा हमारे नागार्जुन। नागार्जुन का नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। बाबा के नाम से प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। तो आपसे ये पूछा जाता है कि बाबा के नाम से प्रसिद्ध कौन है भाई? बाबा के नाम से प्रसिद्ध हमारे नागार्जुन जी। और उनका वास्तविक नाम कौन क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। ये प्रगतिवाद विचारधारा के कवि। आपसे पूछा जाए कि भाई नागार्जुन कौन से विचारधारा के कवि हैं? प्रगतिवादी विचारधारा के। इनका जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी बिहार के तिरोनी नामक गाँव में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था भाई नागार्जुन जी का जन्म? 30 जून 1911 को मधुबनी बिहार के तिरोनी नामक गांव में हुआ था। आधुनिक हिंदी काव्य का और समृद्ध करने वाले नागार्जुन का 5 नवंबर 1998 को ख्वाजा सराय दरभंगा बिहार में निधन हो गया। 5 नवंबर 1998 को। ठीक है, तो कब हुआ था इनका निधन? 5 नवंबर 1998 को सराय दरभंगा बिहार में निधन हो गया था, ख्वाजा सराय। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई जो एक तो है ना, देखो बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध? हमारे नागार्जुन प्रसिद्ध है। ठीक है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। और ये किस विचारधारा के कवि हैं? ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। जन्म कब हुआ था? 30 जून 1911 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मधुबनी बिहार के तिरोनी नामक गाँव में हुआ था भाई। ठीक है, मधुबनी बिहार के तिरोनी नामक गांव में। आधुनिक हिंदी काव्य को समृद्ध करने वाले नागार्जुन का जो निधन हुआ था 5 नवंबर 1998 को ख्वाजा सराय दरभंगा बिहार में निधन हुआ था। जन्म भी बिहार में हुआ, निधन भी बिहार में हुआ। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 30 जून 1911 को और निधन कब हुआ? 5 नवंबर 1998 को। ठीक है, चलिए इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। क्या है कि भाई देखो नागार्जुन ने 1935 में दीपक यानी मासिक तथा 1942-43 में विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया गया। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन और मैथिली में यात्री नाम से इन्होंने क्या किया? उपनाम से रचनाओं का सृजन किया। यानी कि है ना, जो हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन नाम से क्या लिखी? अपनी रचनाएं लिखी। और मैथिली भाषा में उन्होंने यात्री नाम से अपनी रचनाएं लिखी। ठीक है, अब देखो मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनका महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्र से माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहा गया है कि भाई नागार्जुन ने संस्कृत तथा बांग्ला में काव्य रचनाएं लिखी। यानी कि कौन कौन सी भाषा में लिखी? संस्कृत में भी लिखी है और बांग्ला में भी लिखी है। पत्रहीन नगन गाछ मैथिली कविता संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो कौन सी कविता के लिए भाई? पत्रहीन नगन गाछ। और ये क्या है? मैथिली कविता संग्रह है। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है, उनसे सम्मानित किया गया है। तो देखो इनके बारे में पढ़ते हैं कि भाई कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। देखो इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। युगधारा नागार्जुन जी की है। प्यासी पथराई आंखें नागार्जुन जी की है। सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन जी की है। फिर है तालाब की मछलियाँ नागार्जुन जी की हैं। हजार हजार बाहों वाली ये भी किसकी है? नागार्जुन जी की है। पुरानी जूतियों का कोरस ये भी किसकी है?
नागार्जुन जी के। तुमने कहा था नागार्जुन जी की है। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, नागार्जुन जी की है। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, रत्नगर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल भस्मांकुर। तो ये किसकी हैं? ये सारी रचनाएं हमारे नागार्जुन जी की हैं। ठीक है, याद रखनी है। आगे चलते हैं, क्या कहा गया है। इनकी अन्य कृतियों में शामिल है बलचनामा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा और वरुण के बेटे। तो ये सारी भी इनकी अन्य कृतियाँ हैं। देखो क्या कहा गया है कि भाई नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं। नागार्जुन, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रगतिवाद पढ़ रहे हैं, तो हमारे प्रगतिवाद के ही कवि कौन है, नागार्जुन है। ठीक है, याद रखना है। नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं, प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो टीजीटी परीक्षा 2001 में आया हुआ है। अब देखो, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है, तो वो है भाई नागार्जुन। ठीक है, कि भाई कबीर के बाद विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हमारे नागार्जुन हैं। ठीक है, अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, नागार्जुन ने अपने समाज में व्याप्त समस्या तथा बुराइयों को जितनी गहराई तथा धमाकेदार तरीके से उठाया है, उतना शायद कबीर के अलावा किसी ने नहीं उठाया है। नागार्जुन ने भ्रष्टाचार, अवसरवादिता जैसी समाज कुरीतियों पर चोट की, राजनीति की गरिमा तथा लोकतंत्र के मायावी जाल को तार तार करते हुए उनके वास्तविक चेहरों को सामने लाते हैं। पूंजीपति वर्ग के शोषण एवं अत्याचारों का विरोध करते हैं तथा मजदूरों, किसानों एवं छात्रों के हित की बात को बड़े जोरदार ढंग से सामने रखते हैं। बाबा नागार्जुन एक सशक्त कवि होते हुए एक समाज सुधारक की भूमिका भी निभाते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह उन्हें कबीर की परंपरा से के कवि मानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई नागार्जुन को कबीर की परंपरा के कवि कौन मानते हैं, तो डॉक्टर नामवर सिंह मानते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई, थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ। कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। हाँ, अब देखो, प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वह है जो सही नहीं है। प्रगतिवाद जन जीवन के साथ प्रकृति एवं कल्पना लोक के सौंदर्य में खोजता है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्य चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। देखो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनमें से एक कथन सही नहीं है, हमें नेगेटिव वाला बताना है। देखो, प्रगति में पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर से अग्रसर होने की प्रेरणा दी, बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो प्रगतिवाद है उसमें क्या कौन कौन से आते भी, यथार्थवाद आता है, उसके बाद पदार्थवाद भी मैंने आपको बताया था, और एक समाजवाद भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये तीन जो हैं, ये तीन हमारे यथार्थवाद, पदार्थवाद और समाजवाद, ये तीन आते हैं। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी तो है ठीक। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई है, बिल्कुल ठीक है। जैसे ही भौतिकवाद में मार्क्सवाद को कहा जाता है, वैसे जो हमारी प्रगतिवाद है वो उसकी मूल प्रेरणा क्या थी, हमारी मार्क्सवाद की थी। ठीक है, तो मार्क्स से ही हमारा क्या हुआ, प्रगतिवाद का उदय हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, सी भी ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है। फिर डी क्या है कि प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है, सामाजिकवाद यथार्थवाद। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे यथार्थ है, तो ये भी हमारा ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी ठीक है। लेकिन वन देखो, प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रगति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है, कल्पना लोक में थोड़ी ना सौंदर्य खोजता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन राइट हो जाएगा। देखो अब देखो क्या कहा गया है कि भाई प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की होने की प्रेरणा दी, जो मार्क्सवाद से विकसित हुई। प्रगतिवाद ने सौंदर्य को नए दृष्टिकोण से देखा, वह वर्तमान जनजीवन में सौंदर्य खोजता है। सौंदर्य का संबंध हमारे हार्दिक आवेगों और मानसिक चेतना दोनों से होता है, इन दोनों का संबंध सामाजिक संबंधों से होता है। तो ये चीज़ हमने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि प्रगतिवादी समीक्षक है, प्रगतिवादी समीक्षक क्या है, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। तो कौन सा हो जाएगा भाई ऑप्शन, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामविलास शर्मा। तो प्रगतिवाद के समीक्षक कौन है, रामविलास शर्मा है। आइए पढ़ते हैं।
रामविलास शर्मा हिंदी में प्रगतिवाद समीक्षा पद्धति के एक प्रमुख स्तंभ थे। ठीक है, तो याद रखना है कि रामविलास शर्मा हिंदी में प्रगतिवाद के प्रमुख क्या थे, स्तंभ थे। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। उनकी आलोचना प्रक्रिया में केवल साहित्य ही नहीं होता, बल्कि वे समाज, अर्थ, राजनीतिक इतिहास को एक साथ लेकर साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। रामविलास शर्मा की समीक्षा कृतियों में विशेष उल्लेखनीय है। तो क्या उल्लेखनीय है भाई, देखो, प्रेमचंद और उनका युग 1953 में, निरालागा 1946 में, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1954 में, प्रगति और परंपरा 1954 में। ठीक है, भाषा और संस्कृति 1954 में, एक मिनट भाई, 1954 में, भाषा और समाज 1961 में, निराला जी की साहित्य साधना 1969 में। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। प्रगतिवाद कवि कौन से हैं? प्रगतिवादी कवि जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन और केदारनाथ अग्रवाल। तो कौन से हैं भाई? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल। तो ये क्या है, हमारे प्रगतिवाद के कवि हैं। देखो क्या कहा गया है कि केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनका पहला काव्य संग्रह युग की गंगा आज़ादी के पहले मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ। केदारनाथ अग्रवाल ने मार्क्सवादी दर्शन को जीवन का आधार माना है, आधार मानकर जनसाधारण के जीवन की गहरी व्यापक संवेदना को अपनी कृतियों में मुखरित किया। केदारनाथ अग्रवाल ने अन्य प्रमुख कविता संग्रह हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, मेरी तुम, बोले बोल अबोल, जमुन जल तुम, कहीं केदार खरी खरी, मार प्यार की थापे आदि। ये सारे क्या हैं हमारे, ये सारे हमारे जो ये कवि हैं उनकी सारी रचनाएं हैं। कौन से कवि हैं? केदारनाथ अग्रवाल जी हैं जो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं। एक मिनट, केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? देखो हमने पढ़ी है, युग की गंगा है भाई। ठीक है, नींद के बादल है। अब देखो युग, आग की झरना, ठीक है, आग का झरना और युग धारा। अब देखो हमें ऑप्शन में क्या दिया गया है, सी एंड डी दिया गया, आग की झरना और युग धारा, ये केदारनाथ की नहीं है। अभी हमने क्या पढ़ा था, केदारनाथ की रचनाएं पढ़ा था। देखो कौन कौन सी रचनाएं थी केदारनाथ जी की, कि भाई मानकर साधारण, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। देखो, मानकर साधारण की रंग गहरी व्यापक संवेदना को अपनी कृतियों में मुखरित किया। केदारनाथ अग्रवाल के अन्य प्रमुख कविता संग्रह देखो, फूल नहीं रंग बोलते, गुल मेहंदी, मेरी तुम, बोल बोल अबोल, जमुन जल तुम, कहीं केदार खार, मार प्यार की थापे। तो इनमें से तो नहीं दे रखा भाई दोनों, ये आग का झरना और युग धारा। तो देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? तो देखो, पेशोला की धमनी, राम की शक्ति पूजा, अंधेरे में, ऐसा देवीना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, अंधेरे में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अंधेरे में देखो, अंधेरे में कविता के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध है। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, अंत्य दर्शन, आत्म संवाद, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, चंबल की घाटी में। तो ये सारी रचनाएं किसकी, हमारी गजानन माधव मुक्तिबोध की हैं। राम की शक्ति पूजा, निराला की लंबी कविता तथा असाध्यवाणी अज्ञेय जी की हैं। ठीक है, आइए इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। क्या कहा गया कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश के एक कस्बे में हुआ था। ये अध्यापक, पत्रकार, विशिष्ट विचारक, कवि, कथाकार और समीक्षक के रूप में समादृत रहे, यानी कि इन सभी के रूप में इन्होंने काम किया है। ठीक है, उसके बाद देखो, उन्होंने अंधेरे कविता की लंबी व्याख्या करते हुए अस्मिता की खोज की बात उठाई है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, चांद का मुँह टेढ़ा है के रचयिता है कौन है भाई, नागार्जुन, मुक्तिबोध, धर्मवीर, धूमवीर। तो कौन सा हो जाएगा, हमारे मुक्तिबोध हो जाएंगे। अभी हमने पढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध। भूल की गलती कविता के कवि कौन है, मुक्तिबोध है भाई, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है
कि अंधेरे में कविता किसने लिखी है, तो मुक्तिबोध ने लिखी है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, कामायनी एक पुनः विचार नामक आलोचना के ग्रंथ के लेखक हैं। तो ये क्या है, देखो गजानन माधव मुक्तिबोध है, और है ना एक कामायनी है। ठीक है, ये है कामायनी एक पुनः विचार, एक खाली कामायनी है, ये किस में आती है, ये हमारे छायावाद युग में आती है। ठीक है, और वही ये कामायनी एक पुनः विचार किस में आती है, ये गजानन माधव मुक्तिबोध की, और किस में आती है, ये हमारे प्रगतिवादी में आती है। तो याद रखनी है। ठीक है, देखो कामायनी एक पुनः विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध है। ठीक है, उसके बाद मुक्तिबोध ने कामायनी एक अध्ययन के नाम से आलोचना पुस्तक की पांडुलिपि तैयार की थी, लेकिन वह प्रकाशित होकर बाजार में नहीं आ पाई। इसी पुस्तक को उन्होंने पुनः संशोधित परिवर्धित करके कामायनी एक पुनः विचार 1961 के नाम से प्रकाशित कराया। ठीक है, मुक्तिबोध के जीवन काल में उनकी एक उल्लेखनीय पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा सेकेंडरी स्कूलों के छात्रों के लिए प्रकाशित हुई। ठीक है, उसके बाद रहस्य पुरुष का बिंब, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है, मेरे सहचर मित्र, अंधेरे में, इस चौड़े ऊंचे टीले पर मुझे पुकारती हुई। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अंधेरे में। ठीक है, ये अंधेरे में किसकी है, मुक्तिबोध जी की कविता है। तो देखो मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस अंधेरे में कविता में फैंटेसी है, अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति हुई है। इन कविताओं में गहरा मानसिक संघर्ष, तनाव और छटपटाहट है। ठीक है, तो फैंटेसी का मतलब क्या होता है, गहरा मानसिक संघर्ष, तनाव और छटपटाहट है, और वही आधुनिक जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति हुई। उनके आज के टाइम में जो हम अनुभव करते हैं ना कविताओं को पढ़ते वक्त, तो उसकी अनुभूति हुई है किसमें, हमारी ब्रह्म राक्षस और अंधेरे जैसी कविताओं में। और ये कविताएं हैं किसकी, मुक्तिबोध जी की हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है, तो देखो जन्मदिन की धूप में, भूल गलती, एक सोपन कथा, ब्रह्म राक्षस। तो ये तीनों ही हमारे किसकी हैं, मुक्तिबोध जी के। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है जन्मदिन की धूप में, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखो क्या कहा गया है कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में भूल गलती, एक सोपन कथा, ब्रह्म राक्षस, पता नहीं डूबता चांद कब डूबेगा, मुझे याद आते हैं कविताएं संकलित हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है का प्रकाशन कब हुआ था, 1964 में हुआ था। याद रखना है, जो चांद का मुंह टेढ़ा है इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1964 में हुआ था। और जबकि जन्मदिन की धूप में कविता केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है, और जो अकाल में सारस कविता संग्रह में संकलित है। तो जो जन्मदिन की धूप में किसकी है, कविता केदारनाथ जी की है। ठीक है, तो इन्होंने यही पूछा था कि भी कौन सी मुक्तिबोध की कौन सी कविता संकलित नहीं है, नहीं पूछा था। तो देखो ये 3 थी, लेकिन ए नहीं थी, तो ये किसकी थी, केदारनाथ अग्रवाल जी की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था, तो कौन सी पुस्तक है जिसको प्रतिबंधित किया गया था कि भाई ये पुस्तक प्रकाशित नहीं होगी। तो देखो विपात्र, एक साहित्य की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा है, भारत इतिहास एवं संस्कृति। तो मुक्तिबोध की बतानी, तो मुक्तिबोध की हमारी कौन सी है, डी भारत इतिहास और संस्कृति। इसको क्या किया गया था, प्रतिबंधित किया गया था। तो देखो पढ़ते हैं इसके बारे में कि मुक्तिबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित किया गया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय में मुकदमा चला था। कौन सी पुस्तक पर भी, भारत इतिहास और संस्कृति पर मुकदमा चला था। ठीक है, किसमें, मध्य प्रदेश कोर्ट में। क्या, जिसका निर्णय था कि इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक संस्करण की भूमिका में मुक्तिबोध ने लिखा है कि यह इस इतिहास की पुस्तक नहीं है, इसके अर्थ में कि सामान्यतः इतिहास में राजाओं और युद्धों, राजनीतिक उलटफेरों का जैसा विवरण रहता है वैसा इसमें नहीं है। युद्धों और राजवंशों के विवरण में न अटक कर मैंने अपने समाज और संस्कृति के विकास पथ को अंकित किया है। तो इस प्रकार से इन्हीं कारणों से क्या किया गया, इनकी पुस्तक को क्या किया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, त्रिलोचन शास्त्री को कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं। तो देखो ब्रिज भाषा, मैथिली, अवधी या भोजपुरी। तो कौन सा हो जाएगा, अवधी। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई त्रिलोचन शास्त्री जो हैं इनकी कविताएं जो हैं हिंदी के अलावा अवधी बोली यानी पूर्वी हिंदी में हैं। त्रिलोचन का साहित्य सफर पत्रकारिता से शुरू हुआ और आगे हिंदी साहित्य के 3 प्रगतिशील कवियों के एक स्तंभ माने गए हैं। यहीं से वास्तव में क्या हुआ, अवधी कविताओं में तरक्की देखने को मिलती है।
ठीक है। तो देखो क्या कहा है, त्रिलोचन शास्त्री कविताएं हिंदी के अलावा अवधी बोली किस में आती है, पूर्वी हिंदी में आती है। ठीक है, तो इसमें है इनकी जो कविताएं होती हैं। ठीक है, त्रिलोचन जी ने अवधी में एक अच्छी रचना अमोला लिखी थी। तो आपसे पूछा जाए अमोला जो है ये अवधी भाषा में लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, त्रिलोचन जी द्वारा लिखी गई है। तो जिसमें कितने हैं, 2700 बरवे एक साथ है। बरवे क्या होता है भाई, बरवे होते हैं छंद। ठीक है, और बरवे कौन सा छंद है, वार्णिक छंद है। ठीक है, तो ये 2700 लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से दिनकर की एक काव्य रचना नहीं है। हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, त्रिधारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, त्रिधारा। ठीक है, तो ये दिनकर की नहीं है। तो देखो दिनकर की नहीं है तो किसकी है, ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की। देखो त्रिधारिया दिनकर की काव्य रचना नहीं बल्कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ बिखरे मोती 1932 में, उन्मादिनी 1934 में, सीधे साधे चित्र 1947 में, मुकुल और मिला तेज से तेज, ये किसके इत्यादि, ये सारी हमारी किसकी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। अब देखो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या दिया गया है, बुंदेलखंडी लोक शैली में लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी अपने समय में काफ़ी प्रसिद्ध हुई। ठीक है, उसके बाद भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए तटरक्षक जहाज को सुभद्रा नाम दिया है। भारतीय डाक तार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को क्या सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया। रामधारी सिंह दिनकर जो हैं उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका 1935, हुंकार 1940, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधानी 1947, रश्मि रथी 1952 और उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, संस्कृति के 4 अध्याय और हारे को हरिनाम इत्यादि। रेणुका दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह। तो रेणुका क्या है, दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है। ठीक है, तो आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद उर्वशी इनका दूसरा विशिष्ट प्रबंध है जिससे गीत नाट्य में क्या कहा गया, गीत नाट्य भी कहा गया। ठीक है, उसके बाद कथा का 5 अंकों में विभाजन, कथा का 5 अंकों में विभाजन और कथोपकथन की पद्धति के कारण इसे नाट्य का स्थूल संज्ञा की दी जा सकती है, पर इसमें नाटक की लीयता का अभाव है और मूलतः यह प्रबंध काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि हरि को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, वियोग हरि, सुमित्रानंद। तो हमने क्या पढ़ा था, रामधारी सिंह दिनकर जो है हरि को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। 37 में क्या कहा गया है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, अगेय, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद दिनकर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो हैं उनकी किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है, तो आधुनिक युग की गीता किसको कहा गया, हमारे कुरुक्षेत्र को कहा गया। कुरुक्षेत्र किसका पार्ट है, कुरुक्षेत्र एक हरियाणा का जिला भी है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। युद्ध की समस्या को लेकर लिखे गए प्रबंध काव्यों में कुरुक्षेत्र का स्थान बहुत ऊंचा है। कुरुक्षेत्र एक काव्यात्मक गीत है जिससे आध्यात्मिक चिंतन के स्थान पर आधुनिक जीवन के प्रश्नों का चिंतन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई रामधारी सिंह दिनकर जो है उनकी काव्य कृति कौन सी है, लोकायतन, आर्यावर्त, कुरुक्षेत्र या उन्मुक्त। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, कुरुक्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो राह समय का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्तियाँ किसकी हैं, शिवमंगल सिंह सुमन, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, महादेव वर्मा। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, क्या कहा गया है कि वे उपयुक्त पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर के जनतंत्र का जन्म नामक शीर्षक से उद्धृत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है, क्वासी, रश्मि रेखा, उर्मिला, कुमकुम। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कुमकुम। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि बाल कृष्ण शर्मा जो है नवीन 1930 तक कवि रूप में यशस्वी हो चुके हैं, परंतु पहला कविता संग्रह कुमकुम 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस गीत संग्रह का मूल स्वर यौवन के पहले उद्यम, प्रणय या वेग एवं प्रखर राष्ट्रीयता का है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है,
कि भाई बाल कृष्ण शर्मा जो है नवीन की प्रथम रचना आह्वान 1918 में प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आह्वान का वास्तविक नाम क्या है? जीव ईश्वर वार्तालाप है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं रश्मि रेखा 1951, एप्लक 1952, कवासी काव्य संग्रह है। ठीक है। फिर क्या है कि भाई 1931 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के बाद कई वर्षों तक वे प्रताप पत्रिका के प्रधान संपादक के रूप में कार्य करते रहे। हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा को आगे बढ़ाने वाली पत्रिका प्रभा का संपादन इन्होंने 1921 से 23 ईस्वी में किया था। नवगीत दशक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का संपादक कौन था? शंभुनाथ सिंह, अगेय, नरेश मेहता, उमाशंकर तिवारी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, शंभुनाथ सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, सॉरी इसी में ही है कि भाई नवगीत योगेंद्र दत्त शर्मा की प्रतिभा से प्रभावित होकर डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने नवगीत दशक योजना में उन्हें प्रमुख कवि के रूप में संकलित किया। उनके द्वारा संपादित नवगीत दशक 1, 2, 3 हैं। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। तो देखो भाई आगे आपका प्रयोगवाद आता है, प्रयोगवाद करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी करना है। और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो बार बार मिलती रहें। जब भी मैं अपलोड करूँगी तो आपके पास आ जाएंगी। ठीक है। तो ऐसे करके भाई मैं आपके आधुनिक काल कंप्लीट करवाऊंगी। उसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं। आपका हिंदी साहित्य मुझे करवाना ही है और मैं सारा ही हिंदी साहित्य ज़रूर करवाऊँगी। तो आप हिंदी साहित्य के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।